नज़रबंद कर रखा है और लोकतंत्र को वहाँ पे दबा रखा है एक तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने के रास्ते में। लेकिन उसके बाद भी भारत की मजबूरी, एकमात्र चेक पोस्ट है भारत और म्यांमार के बीच में। यहाँ पे इन्होंने हमला करा फौजियों के ऊपर और उसके बाद फिर वापस म्यांमार में जाके छुप गए थे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के जो उग्रवादी हैं, विद्रोही। तो भारत ने वापस वो म्यांमार की सीमा में घुसे और इनके ऊपर हमला किया और अपना बदला लिया और बदला लेके वापस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए सहयोग करेंगे रिवर चिटविन पे। ट्राइलेटरल हाईवे कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट कॉरिडोर जो म्यांमार है उससे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं सटी हुई हैं। और म्यांमार जो है ये एक ऐसा देश है जिसके साथ, ये एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की ना सिर्फ जमीन के रास्ते से सीमा है बल्कि पानी के रास्ते से भी सीमा है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है हमारा ट्राई सर्विस कमांड है जहाँ पे, तो ये रहा अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है ये मैंने आपको बताया, ये रहा। और ये हो गया म्यांमार। तो म्यांमार में यहाँ पे कोकोस आइलैंड है और कोकोस आइलैंड में हमें पता है कि वहाँ पे चाइना ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है म्यांमार के साथ सहयोग के तहत। तो वो जो द्वीप है वो भारत के इस द्वीप से सीमा साझा करता है। तो हम देखते हैं कि पानी, जल में भी इनकी सीमाएं हैं भारत और म्यांमार की, और थल में भी इनकी सीमाएं हैं म्यांमार और भारत की। ये जो मैंने आपको एक्रोनिम बताया, करेंसी यानी नकली मुद्रा, फिर मानव तस्करी, अवैध हथियार, ड्रग्स, आतंकवादी और विद्रोही और नक्सली, ये सारे जो संकट और चुनौतियां हैं भारत के आगे, इनको लेके इनके प्रबंधन, इनके एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावी प्रबंधन को लेके भारत को आवश्यकता है कि म्यांमार और बांग्लादेश इसका साथ दें, सहयोग करें भारत के साथ। अभी बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए, बांग्लादेश को मजबूर करने के लिए कि वो भारत के साथ सहयोग करे, उसको म्यांमार के साथ अपने संबंध सुधारने होंगे और म्यांमार को के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा। यहाँ पे चुनौतियाँ भी हैं। चुनौती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चुनौती यहाँ पे हम इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे ये म्यांमार है, म्यांमार हो गया ये म्यांमार है और ये भारत, इंडिया, म्यांमार। अब म्यांमार जो है ना, ये भारत एक है लोकतंत्र और म्यांमार जो है ये लोकतंत्र नहीं है, ये इसके विपरीत है। म्यांमार क्या है? म्यांमार में सैन्य शासन है जो कि हम तानाशाही कह सकते हैं। वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। जो सैन्य शासक वहाँ पे हैं उसे जुंटा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम ऐसे स्पेल करते हैं, जुंटा, मिलिट्री जनता। और आंग सान सू की, ये वहाँ की बहुत बड़ी नेता हैं और जो म्यांमार के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने प्रभावी भूमिका निभाई थी उनकी बेटी हैं। लेकिन जो सैन्य शासन है वहाँ का, मिलिट्री जनता, उन्होंने आंग सान सू की को नज़रबंद कर रखा है और लोकतंत्र को वहाँ पे दबा रखा है एक तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने के रास्ते में। लेकिन उसके बाद भी भारत की मजबूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आसियान है, आसियान की जो 10 कंट्रीज हैं, 10 देश हैं, तो उसका जो प्रमुख द्वार है, मुख्य द्वार है, वो यहीं से म्यांमार से ही खुलता है। ये चीज़ है पहला कारण। दूसरा कि जो म्यांमार है, अगर हम चीन की बात करें तो चीन को अगर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चीन को अगर पहुंचना है, उस सीमा तक पहुंचना है, तो उसको जो हम 4 राज्य मैंने आपको बताया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो 4 राज्य वहाँ पे उसको म्यांमार की आवश्यकता है। तो चीन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अगर उसे कुछ गड़बड़ी करनी है या भारत के लिए कोई बाधा उत्पन्न करनी है या भारत के लिए समस्याएं उत्पन्न करनी है, तो वो यहाँ पे म्यांमार के ऊपर, चीन म्यांमार के साथ मिलके वो चीज़ कर सकता है। दूसरा, चीन को अगर बांग्लादेश के पास जाना है तो उसके लिए भी वो म्यांमार पे निर्भर है। तो म्यांमार की जो सीमा है ये किससे सटी हुई है? ये म्यांमार की सीमा सटी हुई है भारत से। तो यहाँ पे चीन जो है वो म्यांमार के साथ मिलके यहाँ पे गड़बड़ी कर सकता है भारत में। और चीन अगर बांग्लादेश के पास चीन को जाना है तो सीधे सीधे तो उसकी सीमा नहीं है बांग्लादेश के साथ, लेकिन वो म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश जा सकता है। तो ये महत्व है, ये उपयोगिता है म्यांमार की जो हमें समझनी होगी और इसके कारण भारत म्यांमार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इसी कड़ी में फिर हमने देखा कि भारत ने म्यांमार के साथ कुछ ऐसे बहुत सी संधियां हैं, बहुत से डेवलपमेंट्स हैं, ऐसे बहुत से कार्य करे हैं सहयोग के। हम अगर बात करें बिम्स्टेक की, जिसका मैंने अभी नाम लिया था, तो बिम्स्टेक में 2008 में ये फैसला लिया गया था भारत और म्यांमार सहयोग करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक MOU साइन किया था कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए सहयोग करेंगे रिवर चिटविन पे, जो कि म्यांमार में है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आप समझिए कि जल आधारित विद्युत परियोजना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, हम अगर बात करते हैं थल के रास्ते की, भूमिगत रास्ते की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट कॉरिडोर है। एक इंडिया, म्यांमार,
थाईलैंड ट्राइलेटरल है, एक म्यांमार इंडिया रेलवे लिंक है। ये सारे वो परियोजनाएं हैं जिन पे भारत और म्यांमार के बीच में सहयोग चल रहा है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसे हम कह सकते हैं। मल्टी मॉडल मतलब एक से अधिक माध्यम से, और ये है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर। तो ये भारत कोलकाता पोर्ट से यहाँ से शुरू होगा और सितवे पोर्ट तक जाएगा जो कि म्यांमार का है। तो ये 539 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से फिर आप देखिए ये है कालादान नदी, जो नीले रंग का आप देख रहे हैं ना, ये कालादान नदी है। तो यहाँ से तो क्या होगा कि एक छोटे बोट के रास्ते से, नाव से, ये यहाँ पे जहाज से जल का जो नाव होगी उसके सहारे से ये पलेतवा तक जाएंगे, और पलेतवा से कलेतवा, और कलेतवा से फिर तामू मोरे जो मणिपुर में एक जगह है। तो मणिपुर के तामू मोरे से लेके कलेतवा तक हमें खबर मिली थी पहले कि यहाँ पे हाईवे बन गया है। अब ये हाईवे कलेतवा से पलेतवा तक है। तो ये तो हो गया सड़क का रास्ता, और ये हो गया जल मार्ग जो कि कालादान रिवर है। तो इसीलिए इसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर कहा गया है कि भारत को अपना कोई सामान यहाँ पे भेजना है तो वो यहाँ पे अपने बंदरगाह से सितवे बंदरगाह पे भेजेगी, पहले जल के रास्ते से, फिर जल के रास्ते से ही कालादान नदी के माध्यम से ये पलेतवा तक जाएगा, फिर पलेतवा से कलेतवा होते हुए फिर ये तामू मोरे में पहुंच जाएगा, यानी कि मणिपुर में पहुंच जाएगा। और मणिपुर जो है यहाँ पे तामू मोरे में वो जगह है, तामू मोरे, ये जो मोरे जगह है ये मणिपुर में है। और ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, संयुक्त जांच केंद्र। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक एयरपोर्ट होता है बड़ा सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी तरह आप समझ लें कि वहाँ पे हर तरह के संसाधन मिलेंगे, आराम करने के लिए होगा, फिर वहाँ पे थिएटर भी होगा, फिर वहाँ पे मतलब जो भी चीज़, जैसे एक मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ पे आप देखते हैं दुकानें लगी होती हैं, उस तरह से सर आपको देखने को मिलेगा कि आराम करने के लिए भी है, फार्मेसी भी वहाँ पे मिलेगी, दवाइयाँ खरीद सकते हैं, टॉफ़ियों की दुकानें मिलेंगी, और जितने भी मतलब आप समझ सकते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था होगी। तो उस तरह से ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर म्यांमार के लोग भारत जाना चाहते हैं, भारत के लोग म्यांमार आना चाहते हैं, तो उन दोनों को वहाँ पे सुविधा मिलेगी कि वो बस अपना सामान की जांच करा लें, अपनी जांच करा लें, और एक दूसरे की जो जगह है, क्षेत्र है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसमें वो आ जा सकते हैं। आवागमन को एक प्रभावपूर्ण तरीके से सुचारू रूप सुनिश्चित करने के लिए ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत और म्यांमार के बीच में बनाई गई है, और ये एकमात्र चेक पोस्ट है भारत और म्यांमार के बीच में। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जैसे तामू मोरे जो मैंने आपको अभी दिखाया, तामू मोरे में जैसे चेक पोस्ट है मोरे, तो ये एकमात्र है। तो इस तरह के हमें और भी बनाने चाहिए, हमारी यहाँ पे आवश्यकता है कि और बनाएं, और ऐसे हम विकसित करें संख्या में भी, और इसका विस्तार भी करें। फिर उसके बाद इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल रोड हाईवे जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये है कि जैसे भारत से म्यांमार जाएंगे और म्यांमार से थाईलैंड जाएंगे। फिर से मैं आपको मानचित्र दिखाता हूँ, तो मानचित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे ये हो गया, ये देखिए ये म्यांमार है, और म्यांमार के नीचे है थाईलैंड। तो इंडिया से आप समझिए कि भारत के पूर्वोत्तर से होते हुए ये जाएगा थाईलैंड में हाईवे, म्यांमार में जाएगा हाईवे, और म्यांमार से होते हुए फिर थाईलैंड में जाएगा। तो ऐसे करके हाईवे है। और यहाँ पे बात ये भी चल रही है कि जैसे हम रेलवे की बात करते हैं, तो इंडिया भारत और म्यांमार के बीच में एक रेल मार्ग बनाने की योजना पे बातचीत चल रही है, और उसके बाद म्यांमार से फिर वही थाईलैंड, और थाईलैंड से कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, और उसके बाद मलेशिया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, जैसे भी वो संभव होगा उसको करने का प्रयास किया जाएगा। और ये भी एक परियोजना है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो हम ये बात करते हैं ना कि आसियान देशों के साथ एक रेलवे का नेटवर्क भारत बनाएगा, तो रेलवे का जो जाल भारत बिछाएगा उस पर भारत अभी विचार भी नहीं कर पा रहा है। उसकी जो फाइल है वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन चीन उसमें बहुत आगे बढ़ चुका है, उस रेस में भारत तो पिछड़ चुका है एक तरह से। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि चीन बहुत तेज़ गति से यहाँ पे जो आसियान के जो 10 देश हैं इनके साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है, और भारत को यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना होगा। तो ये बात हो गई। और रेलवे लिंक का मैंने आपको बता दिया, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का मैंने आपको बता दिया, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर का बता दिया। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये वाले हैं हाईवे बनाने की बात है इंडिया म्यांमार थाईलैंड में। अब इंडिया भारत जो है वो इसमें पूंजी लगा सकता है, थाईलैंड है वो भी क्या है कि टूरिज्म के कारण उसके पास भी पैसा है तो वो भी पूंजी लगा सकता है। लेकिन म्यांमार, एक मैंने आपको बताया CLMV कंट्रीज हैं आसियान की, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ये इन्हें गरीब देशों में गिना जाता है। जो आसियान के 10 देश हैं उनमें सबसे गरीब इन्हें गिना जाता है, पिछड़े। तो उसमें से एक है म्यांमार। अब म्यांमार के पास क्या है, म्यांमार कहता है कि भाई जो ट्राइलेटरल बन रहा है ना, इसमें पूंजी हम नहीं लगाएंगे, भारत इसमें पूंजी आप ही लगाओ। तो ये पूंजी को लेके, जिसकी पूंजी है उसको लेके
इनमें सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये भी एक बात, तो ये सारा है जो म्यांमार को लेके आपको समझना होगा। लगभग मेरे ख्याल से 2015 की बात है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना 2018 में, उससे पहले भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे भी किया था, म्यांमार में भी किया था, और म्यांमार में इन्हीं के खिलाफ किया था, जो मैं आपको नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड के जो बताता हूँ कि इसके विद्रोही गुट हैं। तो ये 2015 में हुआ था। तो यह पढ़ सकते हैं कि 9 जून 2015 इंडिया कंडक्टेड अ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक कोड नेम ऑपरेशन हॉट परस्यूट अगेंस्ट इंसर्जेंट्स बिलोंगिंग टू नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया था कि म्यांमार की आर्मी के साथ उन्हें सहयोग मिला, और उसके बाद फिर वो गए और इसके जो विद्रोही थे इन्होंने मणिपुर में हिंसा कर वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद ये म्यांमार में जाके छुप गए। अब जब छुपे तो उसके बाद फिर भारत इनके पीछे गया और भारत ने इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करी। ये आप देख सकते हैं, ये मैप है, इस मैप से आप समझ पाएंगे इस बात को। ये रहा, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये उखरुल गांव है, तो असम राइफल का यहाँ पे एक बेस है। तो यहाँ पे इन्होंने हमला करा, और हमला करके चंदेल जो जिला है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, चंदेल मणिपुर में है ये, तो यहाँ पे इन्होंने हमला करा फौजियों के ऊपर, और उसके बाद फिर वापस म्यांमार में जाके छुप गए थे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के जो उग्रवादी हैं, विद्रोही। तो भारत ने वापस वो म्यांमार की सीमा में घुसे और इनके ऊपर हमला किया और अपना बदला लिया, और बदला लेके वापस आए। तो ये 2015 की बात है। इसे हम कह सकते हैं भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर किया था, बल्कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये म्यांमार के ऊपर भी कर रखा है। 2015 म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक, यहाँ पे आप चंदेल लिख सकते हैं, चंदेल, मणिपुर के चंदेल में ये हमला हुआ था। तो उसकी जवाबी कार्यवाही के तहत ये म्यांमार की सीमा में भारत की सेना घुसी और उन्होंने वापस बदला अपना लिया और वो वापस आ गए।